मैं बता रहा था ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि हमेशा से होते आए हैं जो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसकी जो टेराकोटा की मोहरें मिली थी उसमें 3 मोहरों के बारे में मैंने बताया था उस रील में। लेकिन रील में क्या होता है, 3 मिनट की रील में आप अपनी बात पूरी तरह से बोल नहीं पाते, तो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। उसमें एक मुहर ऐसी मिली जिसमें कि एक टेराकोटा की जो मुहर मिली उसमें एक सिर पे सींग वाला मुकुट है। तो उस मूर्ति के नीचे नंदी जी बैठे हैं, तो उन्हें प्रोटो शिवा बताया गया है। और उनके चारों तरफ, एक तरफ टाइगर है, एक तरफ हाथी है, और जंगली भैंसा है, गैंडा है और डियर जैसे जानवर है। दूसरी मुहर है, उसमें एक आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और उसके नीचे टाइगर खड़ा है। वो आदमी हाथ के इशारे से चिल्ला के गुस्से में उसको भगा रहा है, डर के मारे और गुस्सा दोनों के मिश्रण। टाइगर भी मुंह खोले हुए, यानी वो भी दहाड़ रहा है। तो ये एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बताता है कि उस जमाने में भी लोग पेड़ पे चढ़ के अपनी जान बचाते थे। और जिस तरीके से आज हम बोलते हैं ना, टाइगर सामने आ जाए तो आप जोर से चिल्लाओ, हाथ ऊपर करो, तो कुछ 5000 साल पहले भी इस तरह की घटना हो रही थी। तीसरी मुहर है, उसमें क्या है कि एक आदमी एक हाथ से टाइगर को पकड़े हुए, उसने भी कुछ सींग का मुकुट लगाया हुआ है और वो उससे लड़ाई कर रहा है। तो यानी उस जमाने में भी टाइगर ऐसा अजेय जानवर नहीं था कि जिससे लड़ा नहीं जा सकता है। इंसान जब बंदूकें नहीं थी तब भी हाथ से टाइगर से लड़ने का सामर्थ्य रखता था। इस तरह की अगर उन्होंने बनाया है, इसका मतलब ऐसी घटनाएं हो चुकी होंगी। यानी टाइगर से मुकाबला करने का साहस लोगों में था, चाहे भले ही वो पत्थर के हथियार क्यों ना हो। अब सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये मोहरें क्यों बनाई? अगर उनको ऐसे पेंटिंग करनी थी जैसे कि भीमबेटका की आदि मानव, गुफाओं में जो मानव रहता था, उसने वो चित्रकारी करी है जो तरह तरह के मिला के चीजें बनाते थे, जो आज भी खराब नहीं हुए, भीमबेटका। तो वो तो उन्होंने दीवार पे उकेरी। सिंधु घाटी की सभ्यता में ये देखिए दोस्तों, ये चीड़, यहाँ पे थोड़ा ऐसा करो ऊपर, ये देखिए ना, ये चीड़ के पेड़ है, चीड़ पाइन है। और राइट में घुमाओ थोड़ा, ये दिख रहे हैं। तो ये चीड़ के पेड़ मिलना इस बात का सबूत है कि ये अल्टीट्यूड 5000 के आसपास होगा, 4000 5000। तो मुहर क्यों बनाई? दीवार पे पेंटिंग बना देते, दीवारें तो चलो मिली नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की तो नींव मिली है, बर्तन भांडे मिले हैं, मुहर मिली। हो सकता है उन्होंने दीवारों पर ही बनाई, लेकिन मुहर बनाने का है कि ये मैसेज पास करते थे। जो भी कागज टाइप का पत्ते वगैरह जिस पे भी करते होंगे, उस पे भी ठप्पा मारते होंगे, बर्तनों पे ठप्पा मारते होंगे। टेराकोटा की मोहरें थी ना, तो यानी ये संदेश भेजते थे लोगों को एक तरह का। अब जैसे हमारे सिक्के चलते हैं, सिक्के में गेहूं की बालियां बनी है ना, तो अगर ये सिक्के कभी आगे आने वाली पीढ़ियों को दोबारा मिलेगी तो उससे मालूम चलेगा कि भाई ऐसी फसल थी। एक संदेशा होता है, नोट तो मिलने वाला नहीं, सिक्के ही मिलेंगे। तो उसके लिए एक बात मैं टॉपिक को छोड़ के आपको बता दूं, एक चीज होती है काल पात्र। मैं नेताओं का नाम नहीं बताऊंगा, बहुत सारे नेताओं ने काल पात्र गड़वाए थे। अभी भी कुछ नेता हैं जिन्होंने काल पात्र गड़वाए हुए हैं। काल पात्र में क्या है कि वो बड़े बड़े मोटे बक्से, उसके अंदर दुनिया भर की चीजें और उन नेताओं का साहित्य, फोटो, बखान, उद्घाटन करते हुए, सब करते हुए जो जो चीजें हैं वो रखवा के, बुक्स रखवा के जमीन के अंदर गाड़ दी गई है। बहुत मोटे से बक्से हैं कि उनको मिट्टी भी कुछ नहीं करेगी, स्टील के। उसको बोलते हैं काल पात्र। यानी कि आने वाले समय में जब ये प्रलय आ जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर नई दुनिया बसेगी, तो जब निकलेगा तो उनका नाम ना खत्म हो जाए, ऐसे
कालपात्र आज से 30-40 साल पहले भी गड़वाए थे, 10-12 साल पहले भी गड़वाए थे कुछ नेताओं ने। तो आप गूगल करोगे तो शायद मिल जाएगा आपको। मैं अपने वीडियो में नहीं बोलना चाहता, कंट्रोवर्सी क्योंकि मैं नहीं चाहता। तो इससे रिलेटेड बात है। तो कालपात्र जैसे, तो इसी तरीके से ये समय के साथ जो सभ्यता मिली, तो ये जो मैंने उसमें रील में बोला कि जैसे मॉर्निंग में मैं पॉडकास्ट करता हूं, तो ये भी एक पॉडकास्ट का जरिया था, वो स्टैंप, कि उसमें किसी भी चीज में ठप्पा मार दिया, कागज में ठप्पा मार दिया और मिट्टी के बर्तनों में ठप्पा मार दिया, तो एक मैसेज पास होता था कि देखो टाइगर से डरो मत, पेड़ पे चढ़ के जान बचाओ, जरूरत पड़े तो लड़ जाओ। और हमारे देवी देवता भी, क्योंकि नंदी जी बैठे, वो प्रोटो शिवा जो है वो एक तरह से शिव जी ही है वो। तो मतलब प्रकृति से प्यार करो, एक मुहर में संदेश है। एक में यह है कि जरूरत पड़ जाए तो लड़ो, और एक है कि जरूरत पड़ जाए तो सुरक्षा के साथ अपनी जान बचाओ। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में टाइगर था। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, हालांकि कई जगह आता है कि देखिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो ईरान, इराक, उस इलाके में थी। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में थी। आज वो पाकिस्तान में है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लेकिन पहले तो वो भारत ही था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है कि 5000 साल पुरानी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता माना जाता है कि 6000 साल पुरानी है। उसके अकॉर्डिंग तो मेसोपोटामिया की ज्यादा पुरानी हो गई। लेकिन हरियाणा के भ्रांगर ऐसी कुछ जगह, नाम मैं भूल रहा हूं, भ्रांगर ऐसी कुछ जो भी है, आप गूगल कर लेना, वहां पे जो अवशेष मिले हैं वो 8000 साल पुराने हैं। यानी देखा जाए तो भारत की जो सभ्यता थी वो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता थी। इस बात के सबूत मिले हैं। अपना टॉपिक तो वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जब बात से बात निकलती है तो मैं बता देता हूँ। कालपात्र जो बताया मैंने, उसका वाइल्ड लाइफ से कोई लेना देना नहीं था। अभी मैं चाय पी रहा था, ऊपर गया, मैंने कहा भाई बघेरा आता है, तो वो बोले भाई साहब बघेरा तो रोज आता है, मतलब दिखना तो किस्मत पे। मैंने कहा दिखेगा मुझे? बोले सर ऐसे थोड़ी दिखता है, वो तो हट जाता है गाड़ी देख के। तो लेकिन जो वो जहां मैं जगह दिखाई, वो तो कह रहे हैं बिल्कुल सड़क के ऊपर लेटा हुआ था, चौड़े में। टॉर्च मारी तो उन्हें लग रहा था कुत्ता लेटा हुआ है। बाद में देखा अरे तो बघेरा है, तो बोले फिर हम डर के मारे अंदर चले गए। तो मैंने जब चाय की दुकान में पूछ रहा था तो वो बोले कि भाई साहब ये तो उसी का इलाका है, हम आके बसे हुए हैं बाद में। ये सच है, जंगल सारे उन्हीं के थे। और ये हमारी बहुत बहस चलती रहती है कि इंसान ने कब्जा कर लिया तो जानवर कहाँ जाए, इंसान को खाली करना चाहिए। देखिए गांव में तो बसे ही हुए हैं। गांव तो ये जो जितने गांव आप देख रहे हो ये सब 200-300 साल पुराने गांव हैं। मैंने पहले ही बताया औरंगजेब के टाइम के ये बसे हुए गांव हैं। पूरा उत्तराखंड जो है, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन रही होगी। अब ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो औरंगजेब के टाइम पे पलायन करके आए थे मैदानी इलाकों से। अलग अलग जगह पे पूरे गांव आए थे। ये देखिए पहाड़ से अकेला 2 आदमी आ रहे हैं। तो उस बात को हम छोड़ते हैं। बात यह है कि इंसान तो 200, चलिए मान लीजिए घर 200 साल पहले बनाया, लेकिन क्या सिर्फ जो जंगल खत्म होते हैं वो इंसान की वजह से होते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, डिकाला है जंगल, बिल्कुल उसका हार्ट कॉर्बेट का। सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ डिकाला में मिलती है। तो डिकाला में आप डिकाला चौड़ का मतलब क्या होता है? घास के मैदान। जो चौड़े घास के मैदान होते हैं उसको पहाड़ी लैंग्वेज में चौर बोलते हैं, ग्रासलैंड्स। जैसे और ऊंचाई के जो, मतलब ये जो बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं ना, ऊंची घास, टाइगर ग्रास, एलिफेंट ग्रास। टाइगर ग्रास उसको बोलते हैं कि एक टाइगर उसमें छिपके खड़ा हो जाए, आपको दिखेगा नहीं, वो टाइगर ग्रास। एलिफेंट ग्रास उसको बोलते हैं जिसमें एक हाथी छिपके खड़ा हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, वो एलिफेंट ग्रास। तो और जब पहाड़ के ऊपर होते हैं तो उनको बोलते हैं बुग्याल, मेडोज। वो घास बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी घास होती है, लेकिन बहुत ही बढ़िया घास होती है। वो डियर के लिए, घुराल के लिए बहुत अच्छी घास होती है। और बुग्याल का संरक्षण, बुग्याल को सुरक्षित करने के लिए
ऑनरेबल कोर्ट ने भी ऑर्डर्स जारी किए हैं। तो चलो हमारा वो अभी टॉपिक भटक जाएगा। तो पहाड़ के ऊपर वाले बुग्याल और नीचे वाले चौड़, तो जो ढिकाला चौड़ है, जहाँ ग्रासलैंड से आप अगर ढिकाला जानते हो तो सफारी करते हो, इतने सारे जानवर दिखते हैं। तो 1974 के पहले ढिकाला चौड़ से बड़े चौड़ थे, एक था बेरी चौड़ और एक था बक्सर चौड़। ये ढिकाला तो कुछ भी नहीं है, उससे 60-70% बड़े चौड़ थे बक्सर चौड़ और बेरी चौड़। 1974 में बना कालागढ़ डैम, और जो उसका डूब एरिया आया, कैचमेंट एरिया, वाटर कैचमेंट एरिया, उसमें वो सारे चौड़, बेरी चौड़ और बक्सर चौड़ डूब गए। बाकी जानवर तो दाएं बाएं सरक गए, स्पॉटेड डियर और बाकी सारे डियर आप जानते ही हो। लेकिन एक जानवर है जो कॉर्बेट में मिलता है, राजा जी नेशनल पार्क में नहीं मिलता, वो है हॉग डियर। हॉग डियर सिर्फ ढिकाला में मिलता है, बिजरानी, झिरना, ढेला नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो चौड़ में रहने का आदी है, चौड़ ही उसका हैबिटेट है। तो ढिकाला चौड़ में क्या होता है कि जब बारिश में पानी बढ़ता है तो बाकी सारे जानवर भी थोड़ा सा ऊंचाइयों पे चले जाते हैं, बाद में पानी डाउन होता है। लेकिन पानी एक लेवल से नीचे तो डाउन नहीं होता, क्योंकि वो डैम है। डैम का गेट खोलोगे, बिजली बन रही है। तो इंसान को बहुत कुछ मिला, पानी मिला, सिंचाई का साधन मिला, मतलब पानी सिंचाई के लिए ही मिला, लेकिन बिजली मिली। कालागढ़ डैम में बिजली बनती है। मैंने अपने एक वीडियो में कालागढ़ डैम बताया है, दिखाया है, मतलब हमारे एमपी में दिखाने को बताना बोलते हैं, इसलिए निकल जाता है मुंह से। तो लेकिन उस डेवलपमेंट की वजह से बाकी जानवर तो एडजस्ट हो गए, हाथी वाथी तो एडजस्ट हो गए। एक जानवर ने बुरी तरह से, जिसकी संख्या शायद हजारों में थी, या हजारों में नहीं तो सैकड़ों में थी, 900 हजारों में थी, आज वो कुछ 100 बचे, और वो है हॉग डियर। क्योंकि उसका तो आपने पूरा हैबिटेट ही खत्म कर दिया। जो 70% हैबिटेट आपने खत्म कर दिया, डुबो दिया, 30% बचा। अब 30% में ही उसको टाइगर से बचना है, अपने आप को वो सरवाइव करना, और वो 30% भी बारिश में 10% बचता है। तो उसको सरवाइव करना कितना मुश्किल हो गया। उसको खाना पीना, जो उसका घर था, उसको छोड़ के जाना पड़ता है। ये क्या निकला खरगोश, अच्छा 2 है। तो अब आप जैसे बोलोगे कि भाई साहब ये गांव बस गए, इन्होंने जगह घेर ली। गांव तो 200 साल पहले बसे। 1974 में जो डैम बना, उसने कितने जानवरों का घर बर्बाद कर दिया, उसके बारे में आप चर्चा करते हो। तो इंसान ने जानवरों का नुकसान किया है, बहुत बुरी तरह से किया है। लेकिन उसके लिए ये मेरा बताने का पर्पज ये है कि आप एक व्यक्ति को दोषी मत ठहराओ, कि जो गांव में रह रहे हैं लोग, कि भाई आप बोलते हो कि उनसे खाली करा लो। अरे भाई, क्या वो डैम आप तोड़ पाओगे? तो नहीं तोड़ पाओगे, सरकार है। तो आप गांव वालों को बोल देते हो कि भाई गरीब की जोरू सबकी भाभी। लेकिन मैंने हमेशा एग्जाम्पल दिया है कि आप दिल्ली खाली कराने की बात कभी नहीं करते। वो जो अजमेरी गेट, मोरी गेट, कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, इनके अंदर है, वही तो पुरानी दिल्ली थी। उसके बाहर की दिल्ली थी ही नहीं। वहां तो बब्बर शेर यानी लायन घुमा करते थे, टाइगर भी थे वहां पे, हरियाणा और दिल्ली के इलाके में। वो पूरी जो दिल्ली बसी, उसको खाली करने की कभी कोई बात नहीं करेगा। जो व्हाट्सएप वॉरियर होते हैं ना, ये कमेंट लिखते हैं, ये मैसेज मेरा उनके लिए है। उनमें से एक ने मुझे लिखा था कि ये आपका फ्रस्ट्रेशन है, आप बोलते हो क्योंकि आप बोला था कि तुम बोला था राम जाने, लेकिन वो मैं दिल पे नहीं लेता। तो मैंने बार बार 2-4 वीडियो में बताया, मैं दोबारा बोलता हूँ कि मेरा फ्रस्ट्रेशन क्यों है भाई। मेरा घर भी, मेरा फ्लैट भी दिल्ली एनसीआर में, इंदिरापुरम 6 किलोमीटर ही तो है दिल्ली से, और मेरा ऑफिस भी मॉल में है। अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं दिल्ली छोड़ के बैठा हूँ, मेरा कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बाई चॉइस में यहाँ रहता हूँ। ये सारा बताने का किसी को ताना नहीं मारना है, लेकिन एक तरफ से ध्यान हटे। जब कोई कमेंट करता है तो क्या ना, जिस आदमी को नहीं मालूम उसका ध्यान उसी तरफ जाता है। वो सोचता हाँ यार, ये जंगल में लोगों ने कब्जा कर लिया,
अब आपको एक चीज और बताऊं रिलेटेड, कॉर्बेट की बात चल रही, कॉर्बेट की बात बताता हूँ। वैसे तो पूरे उत्तराखंड में है, गांव में पलायन बहुत सारी जगह हो गया। कई गांव में एक एक घर है जहां लोग रह रहे हैं, लेकिन चलो बाकी जगह तो लेपर्ड की प्रॉब्लम है तो उसको अभी अलग करते हैं। कॉर्बेट में तो सारे जानवरों की प्रॉब्लम है। वहां पे हाथी भी आता है, वहां तो टाइगर भी आता है, लेपर्ड भी आता है, भालू भी आता है। वहां पे बहुत सारे गांव में ज्यादातर लोग पलायन कर गए। यही कॉन्फ्लिक्ट कि भाई खेती को नष्ट कर देते हैं जानवर, डियर, और जान का भी खतरा, मवेशी को मार देते हैं जानवर, चलो भैया कहीं चलो। तो वो तो चले गए, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें अपनी जमीन से प्यार है, जो नहीं जाना चाहते, वहीं रहना चाहते हैं। आप एक बात सोचो कि आपको एक जगह बैठने का मन है, लेकिन आपको वहां से इस वजह से उठना पड़ जाए कि यार सुनसान हो गई, अब मेरे पास लूटपाट तो नहीं हो जाएगी। कई लोग वहां से डर के चले गए, यार चलो चलो चलो, आपका दिल कर रहा है यार मैं बैठूं, आपको अच्छा लग रहा है ना, आपको पसंद है, लेकिन मजबूरी में आपको उठना पड़ जाए कि यार अगर मैं अकेला बैठा रहा तो मैं लुट जाऊंगा, तो ये गड़बड़ है ना मामला। तो वो सीन है कि अब वो तो रहना चाहते हैं, उन्हें इस वजह से अपना गांव छोड़ना पड़ता है, अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ता है कि वहां सुविधाएं नहीं है। अब घर में कम लोग हैं तो सोलर फेंसिंग से गवर्नमेंट ने कवर नहीं किया, तो अब वो क्या करे भाई, खेती करके जीवन यापन करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, खेती तो सारी चौपट हो जाएगी, डियर खा जाएंगे रात को, हाथी भी खा जाएंगे। मवेशी पालना चाहते हैं, उसके वो मवेशी को चराएंगे भी, वो मार देगा टाइगर। तो उन गांवों की, भले ही उनमें आबादी कम है, लेकिन उन गांवों की सुरक्षा भी तो की जानी चाहिए। मैं कह रहा हूं भले 2 घर हैं, सोलर फेंसिंग में कोई खर्चा ज्यादा नहीं आता। हमने तो यहाँ 23 घरों में लगवाई, हमारे सब्सक्राइबर्स ने 8,500 में लगती है एक घर में, क्योंकि हमने खंभों का जो मेन खर्चा था वो हमने घर वालों पे जिम्मे छोड़ दिया कि लकड़ी के लगाओ, बांस के लगाओ, बांस में दीमक नहीं लगती है। तो अगर उस तरीके से करना है, नहीं करना, सरकार के पास बजट की दिक्कत नहीं होती तो वो खंभे लगा दें। लेकिन अगर उन घरों में भी सुरक्षा दी जाएगी, उन गाँव में जिनमें कि 40 घर का गांव है, पता चला 10 घर ही रह रहे हैं, तो वो 10 घर तो नहीं जाएंगे, पलायन नहीं करेंगे। और अगर नहीं दी गई सुविधा तो 10 घर भी इसलिए पलायन कर जाएंगे कि बाकी के 40 चले गए, वो जाना नहीं चाहते, पलायन हो जाएगा। तो ऐसा मैं एक गांव बता रहा हूँ, नाम बताता हूँ आपको। उस गांव का नाम है भेलडुंगा। इतना सुंदर गांव है, मैं अभी वॉक नहीं करता, वरना जिस दिन करना शुरू करूंगा दोबारा जाऊंगा। ज्यादा नहीं, 2.5-3 किलोमीटर की वॉक है, थोड़ा सा चढ़ाई है। तो मेरे सब्सक्राइबर रहते हैं, मैंने बीच में एक दिन उन्होंने वीडियो भेजा था, तो मैंने वो पग मार्क वगैरह का, उनके यहाँ टाइगर भी आ रहा है। वो एकदम रिज पे बना हुआ गांव है, मतलब घर से आपको पीछे की खिड़की से दूसरी वैली का व्यू आएगा, सामने की बालकनी से दूसरा व्यू आएगा। उस गांव में, पूरे गांव में पलायन हो गया है, सिर्फ 2 घर रह रहे हैं। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी माता जी रहती हैं, वो हरिद्वार में नौकरी करते हैं, आते जाते हैं। माता जी अकेली रहती है, वो बता रहे रोज ही बाघ आ रहा है, भालू भी आ रहा है। तो आप कल्पना करो, अब वो माता जी उनकी नहीं छोड़ना चाहती ना गांव, वरना तो वो हरिद्वार में रह जाती है अपने बेटे के पास, लेकिन उनको अपनी जमीन से प्यार है। तो अब दिक्कत ये हो गई है कि किसी व्यक्ति को इसलिए गांव छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि बाकी लोग चले गए। ऐसे कई गांवों का नाम उत्तराखंड में रखा गया है घोस्ट विलेज। वहां कई गांव ऐसे थे कि अकेली महिला रह रही। मैंने बीच में एक किस्सा बताया था, एक अकेली महिला रहती थी, उनका बेटा था थोड़ा सा मानसिक रूप से डिस्टर्ब था शायद वो, तो उनकी माँ मर गई अकेले, तो उसको माँ खाना खिलाती थी, बेटा भी बनाना जानता था। बेटे को लगा कि माँ, वैसे मैं बता चुका हूं लेकिन रेलेवेंट है इसलिए मैं बता दे रहा हूं, बेटे को लगा माँ सो रही है और वो रोज खाना बना के माँ के पास रखे, माँ उठो उठो खाना खाओ, ना माँ ना उठे तो फिर परेशान होकर घूमने चला जाए। 3 दिन हो गए, मक्खियां भिनभिनाने लगी। फिर वो पास के गांव में गया कि मेरी माँ 3 दिन से खाना नहीं खा रही है। तो लोगों को डाउट हुआ, वो आए, देखा तो वो तो लाश सड़ रही थी और वो माँ की डेड बॉडी के बगल में सोता था।
फिर उन्होंने अंतिम संस्कार किया। अब वो आदमी आज भी गांव में रहता है। अच्छा, उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ उसे छोड़ गई थी, चली गई थी। चलो, पत्नी के मन में इतनी वो है मतलब दया कि उसने एक होटल पास पे कहीं जो भी नियरेस्ट गांव होगा जहां होटल होगा वहां मंथली बांध दिया है कि भाई मेरे पति को खाना खिला देना। तो उनको बता दिया, तो वो रोज जाता है पैदल अपना 2 टाइम, जनरली पहाड़ पे 2 टाइम ही खाते हैं लोग ना, सुबह खा लेते हैं और रात को खाते हैं। 2 टाइम खाना खा के आ जाता है, अकेला घर में रहता है, ठीक है ना। तो आप कल्पना करो, मानवता के नाते, देखिए हम डॉग लवर भी होते हैं, एनिमल लवर भी होते हैं, लेकिन इंसान लवर भी बने। कभी आप ऐसे व्यक्तियों की भी कल्पना करो। आप ये नहीं बोल सकते कि उन्हें भी छोड़ देना चाहिए, ये तो गलत बात हो गई, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ना चाहता, उसको इस मजबूरी में छोड़ना है कि बाकी चले गए। अच्छा, बाकी क्यों चले गए? अरे वहां पे जाने का रास्ता ही नहीं है। अब अगर भेड़लुंगा की बात करूंगा, 2.5 किलोमीटर भालू के इलाके से पैदल चल के जाना है। रास्ता नहीं है, रेलिंग नहीं है, सकरे सकरे रास्ते से जाना है। तो अगर रास्ता नहीं है तो अब आदमी को अपने बच्चों की सुरक्षा, जो चले गए उनका भी कसूर नहीं है, बच्चे तो पाल ले है ना। कौन आदमी है जो कहेगा कि स्कूल बच्चे जाएं, हर वक्त जी धड़कता रहेगा कि भाई बघेरा मार देगा, भालू मार देगा, रात बिरात आ रहे हैं 2.5 किलोमीटर दूर तक, तो चलो रोड है, वहां से उतर के आ रहे हैं। अब कौन बोलेगा भाई मुझे लेने आओ? अकेला आदमी रात, अलग घर तो कम से कम नहीं तो होंगे वहां पे 30-40 घर होंगे। अब केवल 2 घर में लोग रह रहे हैं। तो सुविधाएं देनी चाहिए। सुविधाएं देने से क्या पता लोग लौट आए। जिन गाँव में पलायन नहीं, जैसे ये जो गाँव है जहां हम चल रहे हैं, जहां हमारा रिजॉर्ट है, वहां एक भी घर का पलायन नहीं है। दुर्गम परिस्थितियां हैं, लेकिन पलायन नहीं होने का मैं बताऊं वजह क्या है कि ऋषिकेश नजदीक है। 17 किलोमीटर दूर ऋषिकेश है ना, सुविधाएं मिल जाती हैं। बारिश में दिक्कत हो जाती है। बारिश में तो कांडी बना के, वो पालकी बना के लेके जाना पड़ता है कुर्सी में बैठा के। उसके लिए भी रोड की बात चल रही है, लेकिन बाकी टाइम क्या होता है कि गाड़ी, अब तो गाड़ियां हो गई, सुविधाएं हो गई। मुझे लगता है 30-40 तो गाड़ियां हो गई। तो सुविधाएं, अगर ये ऋषिकेश दूर होता तो यहां से भी पलायन हो जाता। तो वो पहाड़ की स्थिति में ऊपर के जो दूर दूर के हैं, अब जो भेड़लुंगा बता रहा हूँ वो ऋषिकेश वहां से करीब 35 या 37 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है ना। जितना दूर टाउन होगा उतनी दिक्कतें हो जाती है लोगों को, आना जाना। भाई नौकरी करनी, किसी को कुछ करना है, खेती में तो जब सुविधा नहीं है, सोलर फेंसिंग नहीं है, सारी फसल चौपट। तो इन बातों पे दोस्तों सोचना होगा। वाइल्ड लाइफ के साथ लाइफ भी जुड़ी है। हम हमेशा जानवरों की बातें करते हैं, कभी इंसानों के बारे में बातें कर ले। तो चलिए इस बारे में सोचिएगा जरूर। तो एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।